वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तमिल लैंग्वेज फिल्म अकिनम की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत ओडिशा के कटक सर्कल जेल से होती है। अभी रथ यात्रा चल रही होती है, पर इस जेल के पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिली है, क्योंकि आज इन्हें ऑफिशियल ऑर्डर पर कैदी नंबर 436 को रिहा करना है, जिसके लिए खूब सारे पेपर वर्क चल रहा होता है। और ऊपर से बार बार फोन आया जाता है कि 436 को आज किसी भी हाल में छोड़ना है। पर पता है दोस्तों, उस ऊपर वाले को ऑर्डर दिया था इसी जेल के कैदी ने, जो कि डॉन है, और उसकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। आगे पुलिस वालों की आपस में बातों से हमें पता चलता है कि कैदी नंबर 436, जिसे की उम्र कैद की सजा हुई थी, उसकी सजा पूरी होने से 2 साल पहले उसे छोड़ा जा रहा है। और ये सब डॉन करण की वजह से हो रहा है। पर इसके पीछे करण डॉन के क्या इरादे हैं, ये तो डिटेल में आईजी तक को नहीं पता। तो यहाँ पे पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद जब 436 को रिहा किया जाता है, तो उससे डॉन करण कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपने प्लान को अंजाम देकर अपना वादा पूरा करना। तुम्हें इस काम में जिस भी चीज की जरूरत हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा खुद ब खुद जेल से निकलते ही। इसके बाद रिहा होने की पेपर्स पे साइन करने की वजह से हमें पता चलता है कि दोस्तों इस कैदी का नाम पेंडियन है। तो जेल के बाहर तुरंत ही एक बाइक वाला आता है और कहता है पेंडियन से कि मैं डॉन का आदमी हूँ, चलो बैठो पीछे। पर पीछे बैठने के बाद जैसे ये मेन मार्केट तक पहुंचते हैं, वहाँ पे रथ यात्रा की भीड़ होती है। बाइक आगे नहीं जा पाती, इसलिए वो लड़का परेशान पैदल ही अपने साथ इसको लेकर जाता है और एक दुकान पे जाकर बताता है कि ये पेंडियन है, डॉन करण का दोस्त। ये सुनते ही वो दुकान वाला समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, तो वो एक सेकंड हैंड बुलेट और हेलमेट पेंडियन को दे देता है, जिसे लेकर पेंडियन आगे निकल पड़ता है। फिर दोस्तों हम चेन्नई के एनौर नाम की जगह पे 4 व्हीलर को देखते हैं। आगे चेक पोस्ट को देखकर ड्राइवर टिप्पू तो हैरान हो जाता है और वो अपने साथी को कहता है कि अमर, यहाँ पे चेक पोस्ट क्या कर रही है? तो अमर जवाब देता है कि आराम से गाड़ी निकालो, डरना मत बिल्कुल भी। तो एक पुलिस वाला उस गाड़ी को रुकवाता है और अपने सीनियर इंस्पेक्टर आजाद से कहता है कि सर, नंबर प्लेट से तो लग रहा है कि ये एम्बेसी की गाड़ी है, इसे भी चेक करना है क्या? तो उसे जवाब मिलता है कि अपनी ड्यूटी करो, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो और डिटेल्स कलेक्ट करके जाने दो। इसके बाद हम अलियास नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिससे अमर कॉल करके बताता है कि हमें पहुंचने में थोड़ी देर होगी। फिर अलियास हरिहरन को कॉल लगाता है, जो बताता है कि सर, इस बार हम सिर्फ 4 ही लड़कियों को फंसा पाए, एक स्मॉल इश्यू हो गया है। दरअसल लास्ट टाइम जब हमारे नेटवर्क के 2 लड़के लड़कियों को फंसा रहे थे, तब वो एक कैब ड्राइवर के द्वारा एक्सपोज्ड हो गए थे और अभी वो पुलिस कस्टडी में है। इसलिए मुझे ये पूछना था कि क्या हम कुछ दिनों के लिए ये सब बंद कर सकते हैं? जिसके बाद अलियास कहता है कि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ भी लिया ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि ये जो अलियास है ना, काफी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये इधर से कॉल पे जो बात भी कर रहा था ना, वो हरिहरन को वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस में सुनाई दे रहा था। हरिहरन की कॉल कट करने के बाद एक और बंदा कॉल कर देता है, और ये जो सारे लड़के रखे हुए ना, इन्हें अलियास स्पाइडर्स कहता है। और जिसका अभी अभी कॉल आया, मतलब जिस स्पाइडर का, वो बताता है कि लगभग 200 नए लड़के हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। अलियास कहता है कि सारी डिटेल्स सेंड कर दो, पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। देखा दोस्तों, बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे। दूसरी ओर जिस 4 व्हीलर को हमने देखा था ना, वो रात में एक जगह जाकर रुक जाती है। तो अमर टीपू से कहता है कि डिक्की में मेरा बैग होगा, जरा निकाल कर लेके आना। तो जैसे टीपू डिक्की खोलता है तो हैरान, क्योंकि डिक्की में तो इंस्पेक्टर आजाद है, जो कि डिक्की से निकलकर कहना शुरू करता है कि देखो, उस रास्ते पे चेक पोस्ट लगाना मेरा ही प्लान था तुम सबको पकड़ने के लिए। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है? तुमने जो ये आईटी सेक्टर की लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाकर ड्रग्स का नशा करा आकर यहाँ लाए हो ना। अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को चेक पोस्ट पे ही अरेस्ट करवा देता, पर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तक इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। जिसपे अमर तो यही कहता है कि जो करना है कर लो हमारे साथ, हमारा कोई बॉस नहीं है। मगर आजाद ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तो तब सामने आता है अलियास। इसको देखकर आजाद कहता है कि तुम तो अलियास हो ना, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री लेकर बैठे हुए हो, तुम्हें हर लैंग्वेज आती है, सारे पुलिस रिकॉर्ड में तुम एक अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल हो, सारे आईटी कंपनी में तुम्हारे बहुत सारे लड़के काम करते हैं जो कि गांव से आई हुई गरीब लड़कियों को फंसाते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे उन आईटी स्पाइडर्स में क्या मेरी कोई खबरी नहीं हो सकते? अलियास कहता है कि मेरे बारे में इतना पता लगाने के लिए तुमने न जाने कितने दिनों की मेहनत करी होगी, पर मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट ही काफी है। अपने कंप्यूटर में एक क्लिक किया और तुम्हारा सारा डेटा निकल गया मेरे सामने। तमिलनाडु के इंस्पेक्टर आजाद, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट के हेड हो तुम। लोग तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि अभी तक तुमने 8 एनकाउंटर किए हुए हैं और 6 जगह तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है। इसी दरमियान दोस्तों आजाद चेक करता है अपना मोबाइल कि मैंने तो अपने स्मार्टफोन से फोटोज क्लिक करके और यहाँ की लोकेशन अपनी टीम को भेज दी थी। साथ ही अपनी टीम को जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कह दिया था, मगर अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं?
अलियास कहता है कहीं गलत नंबर पे तुमने सारी जानकारी सेंड तो नहीं कर दी। फिर वो अपना फोन दिखाता है जिसमें सारी चीजें जा चुकी थी। इसके बाद अलियास कहता है ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में सारे टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट मेरी मर्जी से चलते हैं। इसके बाद अचानक से अलियास आजाद के सर पे लोहे के रॉड से एक बार में वार कर देता है और वहीं पे आजाद का खेल समाप्त, जिससे अमर अलियास को डांटते हुए कहता है कि ये पुलिस वाला था, ये तुमने क्या कर दिया। तो अलियास अमर को ही कहता है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम्हारी गाड़ी में घुसकर एक पुलिस वाला चला आया और तुम्हें खबर तक नहीं। अब एक बार एक पुलिस वाला यहाँ तक पहुँच चुका है तो हमें हमारा अड्डा बदलना होगा, यहाँ से काम करना अब रिस्की है, इसीलिए हमें अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी और तब तक आजाद के फोन से पुलिस डिपार्टमेंट को हम गुमराह करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इंदू नाम की एक कैब ड्राइवर को देखते हैं जिसकी बहन की एक बेटी थी 10-11 साल की, उसका नाम होता है फातिमा। इंदू अपनी बहन के ससुराल में ही रहती थी दोस्तों, क्योंकि इंदू की बहन ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और फिर फातिमा के जन्म के बाद भी उसके ननियाल वाले उसको देखने तक नहीं आए और ना ही फातिमा के पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई उसे देखने आया था। आई तो थी बस इंदू और फिर यहीं रहने लग गई, क्योंकि फातिमा की दादी ने अपना पति तो बहुत पहले खो दिया था और अब बहू बेटा भी खो दिया था, तो कमाने वाला कोई बच्चा नहीं था घर में। ऐसे में इंदू अपनी बहन की सास और बहन की बेटी की इकलौती सहारा बन गई थी। उसने अपने परिवार से भी कांटेक्ट खत्म कर दिया था। वो कैब ड्राइवर बनकर फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, मगर इंदू की बहन की सास को इंदू की बड़ी चिंता होती थी। वो उसे हमेशा कहती थी कि ऐसा कब तक चलेगा बेटी, तुम भी अपना घर बसा लो, शादी कर लो। मगर इंदू का कहना होता है कि मुझे अभी उन सब में नहीं पड़ना, मैं तो बस फातिमा को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ और आप मेरी माँ की तरह हो तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। दोस्तों अब हम इंदू को देखते हैं जो कि फातिमा को उसके स्कूल तक ड्रॉप करने जाती है। स्कूल के पास ही पेंडियन क्रॉस करता है, वो जाता है रत्नम नाम के एक आदमी के पास जो कि यहाँ पेंडियन के रहने का इंतजाम कर देता है। इसके बाद हम इंदू को राम नाम के अपने एक रेगुलर पैसेंजर को पिकअप करते हुए देखते हैं और पता चलता है कि राम पिछले 1 महीने से अपने ऑफिस जाने के लिए सिर्फ इंदू की ही कैब बुक करता है। राइड के दौरान इनके बीच में बातें भी होती हैं, जिससे धीरे धीरे ही सही मगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। राम इंदू की वैसे बहुत इज्जत करता है दोस्तों और उसके मेहनत वाले इस काम की कदर भी करता है। यहाँ पेंडियन को दिखाते हैं जो अपने रूम में डॉन करन की बातें याद करता है कि पेंडियन तुम एक जाहिल आदमी हो और अलियास एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल। वो क्राइम करके बिना किसी सबूत के आसानी से निकल जाता है। उससे निपटने के लिए तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि अलियास को तुम्हारे बारे में पता ही ना चले। फिर दोस्तों हम देखते हैं अलियास को, जिसे पता चल गया था कि हरिहरन ने ही आजाद को इन्फॉर्मेशन लीक की थी, इसीलिए अब अलियास हरिहरन की क्लास ले रहा होता है। वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है और जब उसका मन भर जाता तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत चुल थी ना मेरे बारे में और जानने की, तो चलो मैं सारा डेटा तुम्हारे माइंड में डाल देता हूँ, देखता हूँ तुम हैंडल कर पाते हो या नहीं। अचानक से वो अपने डिवाइस की मदद से हरिहरन के दिमाग में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन फीड कर देता है, जो कि हरिहरन का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और वो वहीं पे ब्रेन डेड हो जाता है। जिसके बाद अलियास कहता है कि जो ब्रेन डेड हो चुका है तो शरीर जिंदा रखकर क्या ही करेगा, चलो तुम्हें अलविदा कर देता हूँ। फिर वो चाकू से हरिहरन की गर्दन को काट कर उसे मार डालता है। साथ ही वो अपने आदमियों से कहता है कि उस लेडी कैब ड्राइवर का कुछ हिसाब बताओ जिसने हमारे 2 लड़कों को अरेस्ट करवाया था। अब हम इंदू को देखते हैं दोस्तों जो कि सुपरमार्केट जाती है बिल्कुल शॉप क्लोज होने के टाइम पे, क्योंकि दिन भर वो अपने काम में बहुत बिजी होती है, इसीलिए तो वो सुपरमार्केट के स्टाफ से रिक्वेस्ट करती है कि बस 2 मिनट रुक जाइए फिर बंद कर लीजिएगा। वो अपनी फातिमा के लिए एक कलर बॉक्स लेती है दोस्तों और घर चली जाती है। अगले दिन जब फातिमा की स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है तो इंदू उसके स्कूल के बाहर ही फातिमा का वेट करती है। तब तक में वो माँ को फोन लगाती है और राम के बारे में बताना चाहती है, मगर तभी एक ऑटो वाला उसे डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद इंदू को खांसी हो जाती है और वो कहती है ठीक है माँ, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ। फिर वो अपनी कार में बैठकर पानी पीने लग जाती है। गलती से दोस्तों उसकी बोतल की ढक्कन गिर जाती है और लुढ़ककर सीट के नीचे। तो ढक्कन निकलने के टाइम उसे अपने कैम में एक गन दिखाई देती है, जिससे इंदू हो जाती है परेशान कि आखिर किसका है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और इंदू वो गन छिपा लेती है। इसके बाद वो फातिमा को घर पे ड्रॉप करके खुद आ जाती है पुलिस स्टेशन, मगर वहां जाने पे उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, जिसमें वो देखती है कि पास्ट में जब मैं यहाँ 2 लड़कों की कंप्लेन लेकर आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही नियम कानून फॉलो करती हूँ। इसीलिए दोस्तों ये सारी बातें सोचकर अपने दिमाग में इंदू फैसला करती है कि पुलिस को इस गन के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद खुद 100 सवालों के जवाब देने से तो अच्छा होगा कि मैं ये गन उसे लौटा दूं जिसकी ये है। वो अपने दिमाग पे जोर डालती है कि आखिर मेरे कैंप में कौन कौन बैठा था अभी तक और उसमें से ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास गन होगी। फिर वो अंदाजा लगाकर एक नंबर पे कॉल करती है और बताती है कि देवा सर, आपका एक चीज मेरी गाड़ी में छूट गया। तो सामने से भी यही जवाब मिलता है कि हाँ, मैं खुद काफी परेशान था, अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया। एक काम कीजिए, आपने जहाँ पे मुझे ड्रॉप किया था वहीं पे आकर दे दीजिए।
पर दोस्तों ये फोन जहाँ से आया ना, वो देवा ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने उठाया था, जिनका साइड बिजनेस था कारपेंटर शॉप का। वहीं जाने पे इंदु को देवा के बॉस और कई सारे लड़के दिखाई देते हैं, मगर देवा दिखाई नहीं देता। पर इंदु कहती है जिन्होंने मेरे कैम्प में ये चीज छोड़ा था वो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो बॉस कहता है कि देखो बात कुछ ऐसी है कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस जिस काम से आई हो वो करो और निकलो। तुम बस इतना जान लो कि देवा हमारा ही आदमी है। और फिर इंदु अपने बैग में से गन निकाल कर टेबल पर रख देती है। इसे देखकर बॉस अपने सारे बंदों को बाहर भेज देता है, ये कहते हुए कि मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बातें करनी है। और उनके जाने के बाद दोस्तों वो इंदु से कहता है कि देखो लड़की, ये गन मेरी नहीं है, मैंने अपने आदमियों के सामने थोड़ा स्टाइल झाड़ने के लिए कह दिया था, मगर देखने के बाद समझ में आया कि ये मेरा नहीं है। हम हथियार का नहीं बल्कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गन को लेकर यहाँ से चले जाओ और किसी खाली जगह में इसका निपटारा कर दो, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जिसने भी ये चीज तुम्हारी कैम्प में छोड़ी है ना, वो जानबूझकर ही छोड़ी है। साथ ही इस गन से तुम्हें और तुम्हारे आसपास वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ, इसको लौटाने के बजाय इससे छुटकारा पाने के बारे में सोचो। जाओ, जा सकती हो तुम। अभी तक दोस्तों शाम भी हो चुकी थी और इंदु चली जाती है एक सुनसान ब्रिज के पास गन को पानी में फेंकने के लिए। पर तभी आता है उसे राम का कॉल, जो उसे पिकअप करने के लिए बुला लेता है। और इंदु भी बिना गन को फेंके उसे अपने बैग में डालकर चली जाती है। वो पहले ऑफिस में राम को पिक करती है और राम आज थोड़े टेंशन में होता है। पूछने पे पता चलता है कि वो अपने ऑफिस के किसी खास बात को लेकर टेंशन में है। अब रात भी हो चुकी थी और राम अपने ऑफिस के 2 दोस्तों को भी गाड़ी में पीछे बिठा लेता है। वहीं वो खुद इंदु के साथ फ्रंट सीट पे बैठा होता है। अब जैसे इंदु मिरर में राम के दोनों दोस्तों को देखती है ना, वो तुरंत गाड़ी रोक लेती है और उन्हें गाड़ी से उतरने को कह देती है, क्योंकि ये दोनों वही लड़के थे जो कि दोस्तों एक बार एक लड़की को मोलेस्ट कर रहे थे 2 महीने पहले, वो भी इंदु की कैम्प में ही। और तब इंदु ने ही इनको जेल की हवा खिलाई थी। पर इंदु को अब जाकर पता चलता है कि इसमें तो राम भी मिला हुआ है और वो खुद इंदु को मार मार कर बैक सीट पर भेजता है, जहां दोनों लड़के उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि तुमने हमें जब जेल भेजा था ना, तभी हमने ठान लिया था कि निकलते ही हम सबसे पहले तुम्हें अगवा करेंगे और तुम्हारी इज्जत लूटेंगे और फिर तुम्हारा भी बाकी लड़कियों की तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे। और इस काम में हमारा राम ने बहुत साथ दिया। दोस्तों अब आप ये मत कहना कि अब राम नाम के कैरेक्टर से इस तरह की गलत हरकतें करवा रहे हैं मूवी में। अब इसका मेरा तो कोई लेना देना है नहीं इससे, ये तो मूवी में था तो बता दिया आपको। ये सारी बातें सुनने के बाद इंदु को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि मैं जिस लड़के से शादी करने के बारे में सोच रही थी उसने मेरे लिए इतना गंदा सोच के रखा हुआ था। पर फिलहाल इंदु के लिए खुद को इस सिचुएशन से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ाती है और फ्रंट सीट का हेड रखने वाली जो जगह होती है ना, जो डिटैचेबल भी होता है, उसे बाहर निकालने पे उसमें से रॉड निकालती है। उसी रॉड को इंदु एक लड़के के थाई पे स्टेप कर देती है, फिर दूसरे का सर कैब के विंडो ग्लास पे दे मारती है और तब राम बीच में आकर इंदु को बेहोश कर देता है। फिर उसको एक जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पे जब इंदु को होश आता है और वो भागना शुरू करती है तो राम उसका पीछा नहीं छोड़ता। राम के साथियों में रॉबर्ट, जिसके पैर में रॉड स्टेप हो गया था, वो गाड़ी के पास ही पड़ा होता है, मगर राम और उसका दूसरा साथी मिलकर इंदु को पकड़कर उसे मारने लग जाते हैं। लेकिन इंदु उसके प्राइवेट पार्ट में अपने घुटने से मारकर उसके होश ठिकाने लगा देती है। फिर वो उसको एक दीवार पे अड़ा देती है जिसमें एक नुकीला लोहा निकल रहा होता है, जो उस लड़के के पेट से हो जाता है आर पार। और तब राम एक हथौड़े से इंदु के सर पे वार करता है। इसी वक्त पेंडियन इंदु के नंबर पे फोन करता है। वो रेंगते हुए किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और अपने बैग से गन निकालती है, जिससे उसका फोन भी टच होकर कॉल रिसीव हो जाता है। जिससे होता यह है, पेंडियन को यहाँ की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पहले तो उसको इंदु के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि राम उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। पर जब इंदु से बर्दाश्त नहीं होता तो वो गन निकाल कर राम को सीधा शूट करके मार डालती है। अब ये देखकर जिसके पैर में इंदु ने लोहे के रॉड से स्टेप किया था, वो रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कभी इन गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और मैं अपने गांव चला जाऊंगा। तो इंदु उसको जाने देती है। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। पेंडियन जाता है डॉट्स कैब के ऑफिस और वहाँ वो इंदु के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। उन्होंने इंदु का नंबर तो दे दिया होता है, मगर इंदु कॉल रिसीव नहीं करती। इसलिए पेंडियन इंदु का एड्रेस मांगना चाह रहा था, पर डॉट्स कैब वाले कहते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय का डेटा इस तरह हम किसी को नहीं दे सकते। एक काम करिए, आप अपना नंबर, पता, फोन नंबर वगैरह लिख दीजिए। जैसे ही इंदु काम पे लौटेगी हम उसे बता देंगे आपके बारे में। पर पेंडियन वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इंदु के घर का सीन देखते हैं, जहाँ इंदु की बहन की सास इंदु के लिए जूस निकालकर उसे उसके कमरे में देने जाती है, मगर इंदु अपने कमरे में नहीं होती। तो वो अपने घर का कोना कोना ढूंढती है, पर आखिर में इंदु उसे मिलती है स्टोर रूम में रोते हुए। और तब वो इंदु को समझाती है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो अपनी जान बचाने के लिए यही करता।
इंदु बेचारी रोते हुए कहती है, पर माँ मैंने राम पे भरोसा किया था, कोई किसी का भरोसा इस तरह कैसे तोड़ सकता है। ये कहकर वो और रोती है। तभी ऑटो की आवाज आती है और इंदु से उसकी माँ कहती है, देखो लगता है फातिमा आ गई है, और उसके सामने ये रोना धोना बंद कर देना। 2 दिन से दोस्तों इंदु अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी, इसलिए फातिमा को वो स्कूल लेने ले जाने का काम नहीं कर पा रही थी। फिर पेंडियन करता है फोन इंदु को और बताता है कि तुम्हारे कैब में जो गन थी वो मेरी थी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि वो गन मुझे लौटा दो। मुझे अच्छे से पता है कि उस गन में 6 बुलेट्स आती हैं, 2 तो मैंने यूज करी थी और 2 तुमने यूज करी है 9 तारीख को। अभी भी उसमें 2 और बुलेट्स हैं, उसे मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और तब इंदु बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है और गन वाले बैग को देखकर याद करती है कि जिस दिन मैं ब्रिज से पानी में इस गन को फेंकने गई थी तो मैंने नीचे नदी किनारे कुछ लड़कों को देखा था शराब पीते हुए, उन्होंने वहीं से टॉन्ट मारना शुरू कर दिया था, इसीलिए दोस्तों इंदु ने गन नहीं फेंकी थी। अब वो सोचती है, पर तभी मुझे राम का कॉल आया था तो मैं वहां से चली गई। अगर वो लड़की उस दिन वहां पे नहीं होते तो मैं वो गन फेंक देती, पर अगर फेंक देती तो पता नहीं वो राम मेरे साथ क्या क्या करता। इसके बाद 8 मार्च की रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब अलियास अमर के साथ अपने एरिया में ऐसे काम से रिलेटेड बातें कर रहा होता है। तो तभी पेंडियन वहां पे आ जाता है और वो चुपके से पहले अमर को शूट कर देता है। और जब अलियास उसको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तभी अलियास के सर पे पेंडियन ने गन सटा दी होती है और कहता है कि मैं चाहता तो दूर से ही तुम्हें मार सकता था, पर वो क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें किसने मारा, पता होना चाहिए ना, पहचाना या फिर नहीं। तो अलियास कहता है कि मैंने तो अनगिनत लोगों को मारा है, इसलिए मुझे किसी का चेहरा जल्दी से याद नहीं रहता, पर तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ा था, तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ पेंडियन। जिसके बाद दोस्तों वो झटकर पेंडियन की गन गिरा देता है। थोड़ी देर तक पेंडियन और अलियास के बीच में फाइट होती है, पर आखिर में वो अलियास के सीने पे गोली मारने में कामयाब हो जाता है। तभी अलियास के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए पेंडियन वहां से भाग जाता है और भागते भागते वो एक सुपरमार्केट के पार्किंग एरिया में चला जाता है, जहां जल्दबाजी में शॉप बंद होने की चिंता में इंदु ने दोस्तों अपने कार का डोर अनलॉक ही छोड़ दिया था। ये उस दिन की बात हो रही है, याद है आपको, जब वो फातिमा के लिए कलर लेने के लिए गई थी। तो पेंडियन गुंडों से बचने के लिए इंदु की गाड़ी में छिप जाता है। तभी वहां पे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर गुंडे भाग जाते हैं और फिर पेंडियन भी निकल जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो रियलाइज करता है कि अरे मेरी गन तो मेरे पास है ही नहीं। तब वो वापस सुपरमार्केट जाता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पे पता चलता है कि वो गाड़ी तो डॉट्स कैब की थी और वो जा चुकी है। तो फिर पेंडियन गाड़ी का नंबर प्लेट की मदद से डॉट्स कैब में जाकर इंदु का फोन नंबर जुगाड़ कर देता है और 9 तारीख की रात को उसे कॉल करता है। पर कॉल पे उसे 2 गोली की आवाजें आती है। पहली गोली तो इंदु ने राम के हाथ पे मारी थी और दूसरी सीधा उसकी खोपड़ी पे। इसके बाद दोस्तों हम अलियास को देखते हैं, जो जिंदा बच गया था। उसका इलाज एक प्राइवेट सेटअप में चल रहा होता है, जहां अलियास न्यूज भी देखता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि लास्ट 3 सालों में इंडिया में 10,61,648 लड़कियां मिसिंग हुई है और इन सब का मास्टरमाइंड है अलियास नाम का एक बंदा, जिसके लिए काम करने वाले 2 लड़के की लाश पाई गई है। पुलिस ने उन दोनों लड़कों की पहचान राम और रिचर्ड के रूप में की है। राम पे पुलिस को पहले से ही शक था। तभी दोस्तों अलियास का एक आदमी रॉबर्ट को पकड़ लेता है, जो कि अपने गांव भाग रहा था, याद होगा आपको। और अलियास के पूछने पर वो सारी बातें सच बता देता है कि ये उस लड़की का काम है जिसने हमें 2 महीने पहले जेल भिजवाया था। हम उसे मजा चखाने में कामयाब हो ही जाते, मगर उसके पास पता नहीं कहां से गन आ गई, जिससे उसने राम को मार डाला। अलियास का आदमी उसे कहता है कि सारा चीज सेटअप हो चुका है, हम हैदराबाद में शिफ्ट होकर अपना काम जारी रखने की सोच रहे हैं। लेकिन अलियास कहता है कि पेंडियन ने इसी शहर में अमर को मारा और दोस्तों अमर अलियास का चाचा था, तो मैं भी उस पेंडियन को इसी शहर में मारकर अपने चाचा की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इसी के साथ ही हमें उस लेडी कैब ड्राइवर को भी खत्म करना है। दूसरी ओर करण डॉन फोन करता है पेंडियन को और पूछता है कि क्या चल रहा है वहाँ। एक्चुअली उसे तो पहले पता चल गया था कि क्या चल रहा है, उसने पेंडियन पे कड़ी नजर रखवाई होती है। अब वो कहता है कि देखो भाई, तुम्हें कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे इरादे इलियास को पता चल चुके हैं। गुस्से को थोड़ा ठंडा करो और बाद में बदला ले लेना चुपचाप। मगर पेंडियन नहीं मानता, वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद करण डॉन का एक आदमी पूछता है कि आप पेंडियन की इतनी केयर क्यों करते हो। करण बताता है कि बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है दोस्तों। लगभग 11 साल पहले पेंडियन अपने गाँव में रहा करता था। वो और उसके पिता मूर्ति बेचने का काम किया करते थे। पेंडियन की माँ और पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी। घर पे फीमेल के नाम पे बस पेंडियन की बेटी प्रिया ही थी, जिसकी वजह से उसके पिता और दादाजी दोनों की वो जिगर का टुकड़ा थी। प्रिया पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसने अपनी कॉलेज भी कंप्लीट कर ली थी। एक कंपनी में उसे जॉब भी ऑफर हुआ था। सेम कंपनी में प्रिया की फ्रेंड नीता भी जॉब करने वाली थी। उसका इंटरव्यू हो गया था, इसीलिए वो प्रिया को भी इंटरव्यू दिलाने के लिए अपनी स्कूटी पे बिठाकर शहर जाती है। अब जो लड़कियां इस इंटरव्यू को पास करने वाली थी, उन्हें 1 महीने ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरे शहर भेजने वाले थे। और पता है, इनका ये जो इंटरव्यू चल रहा था वो शहर के एक बहुत ही बड़े मॉल में चल रहा था, जिससे प्रिया और उसके घर वाले
बड़े खुश थे कि इतने बड़े मॉल में इंटरव्यू हो रहा है तो जरूर बड़ी अच्छी कंपनी होगी। रात का समय था और मॉल बंद हो चुका था, सिर्फ इंटरव्यू ही चल रहा था। पर प्रिया जाते ही नोटिस करती है कि अमर नाम का एक आदमी पुलिस को कुछ पैसे खिला रहा है। फिर वो जब इंटरव्यू वाले रूम में जाती है ना, तो उसकी मुलाकात होती है अलियास से, जो कि अपनी कंपनी के बारे में प्रिया को बताता है और उससे भी उसके बारे में पूछता है, जिसके बाद वो प्रिया को ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लेता है दोस्तों। और जब प्रिया उससे सवाल करती है कि आपकी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिस्टेड क्यों नहीं है, तो अलियास कहता है हमारी कंपनी नहीं है ना इसीलिए, पर काम अभी प्रोसेस में है। उस रूम से निकलने के बाद दोस्तों प्रिया सारी लड़कियों से कहना शुरू कर देती है कि ये कंपनी फ्रॉड है। इसके एक एम्प्लॉय को मैंने देखा था पुलिस को पैसे खिलाते हुए, इनके साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों ये चीज अमर सुन लेता है और फिर वो प्रिया के पीछे पड़ जाता है। प्रिया उससे छुपने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वो अपने पिता को भी कॉल कर देती है कि यहाँ ये सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। पर जब तक उसके पिता और दादाजी को पता होता या वो आते, तब तक में अलियास प्रिया को मार पीट चुका होता है और ये बात मनवाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा पर बाकी लड़कियों को तुम बचाने की कोशिश नहीं करोगी। पर इसके लिए प्रिया मानती नहीं। इसीलिए जब प्रिया के पिता और दादाजी आते हैं तो अलियास के गुंडे उनको भी पीटते हैं, जिसमें दादाजी की तो वहीं पे सर दीवार पे लगने से मौत हो जाती है। उसके बाद वो प्रिया के गर्दन में भी स्टैब करके उसे बेरहमी से मार डालते हैं, वो भी उसके पिता की आंखों के सामने। और पेंडियन लाचार की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी आ जाती है पुलिस, क्योंकि पेंडियन ने यहाँ आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पर इंडिया के पुलिस दोस्तों एज यूजुअल लेट आती है। ऊपर से अलियास ने सारा सेटअप इस तरह से किया था कि अपनी बेटी की हत्या का इल्जाम पेंडियन पे पड़े और वो गिरफ्तार हो जाए। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में। शाम का वक्त होता है। इंदु अपनी बहन के सास से कहती है, माँ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपना सारा जुर्म पुलिस के सामने कबूल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जरूर उस गन की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। जिस पे माँ कहती कि बेटा तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे कन्फेशन के बाद क्या होगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर मेरा और फातिमा का क्या होगा। पर इंदु कहती ऊपर वाला है ना माँ, वो सबसे बड़ा है, आप फातिमा को संभाल लोगी। माँ के मना करने के बाद भी इंदु चली जाती है घर से, पर वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं जाती। वो अपनी कार में इधर से उधर ऐसे ही घूमती रहती है और अच्छे से सोचती है कि क्या मैं सही फैसला ले रही हूँ या फिर गलत। काफी सोचने विचारने के बाद जब रात हो जाती है तो वो लगाती है पेंडियन को फोन और कहती है तुम्हें गन चाहिए थी ना, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ खुद को सरेंडर करने के लिए, वहीं से आकर गन ले लेना। तो पेंडियन कहता है कि ऐसा करने की भूल भी मत करना, वरना अपनी बहन की बेटी फातिमा से हाथ धो बैठोगी। इंदु को पता चल जाता है कि पेंडियन ने फातिमा को अगवा कर लिया है, तो फिर पेंडियन की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। फिर पेंडियन उसे एक बंद पड़े फैक्ट्री में गन के साथ आने को कह देता है। इसके बाद जैसे ही पेंडियन भी फातिमा के साथ उस फैक्ट्री की ओर निकलता है तो वो जहाँ पे रुका हुआ था ना अभी तक, उसी रत्नम नाम के अड्डे पे अलियास के गुंडे आ जाते हैं। उन्हें पेंडियन तो नहीं मिलता, पर वो रत्नम को बहुत मार पीट देते हैं और उससे उगलवा ही लेते हैं कि आखिर पेंडियन गया कहाँ। फिर वो भी तुरंत उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अलियास भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने चाचा की मौत से काफी गुस्से में था, अमर की मौत से, और अब तक में इंदु भी यहाँ पे आ चुकी होती है। इतने सारे गुंडों को देखकर वो छिप जाती, क्या करती बेचारी अकेली, और देखती कि पेंडियन तो मेरी बहन की बेटी को बचाने के लिए लड़ रहा है गुंडों से। उससे बचाने के चक्कर में पेंडियन पे एक गुंडा छुरी भी चला देता है और ये सारी चीजें इंदु देख रही होती है। वो भी एक गुंडे के हाथ लग जाती है, जिससे फाइट करके इंदु खुद को बचाती है। वहीं पे पेंडियन छिपते छिपाते फैक्ट्री के उस पार्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे ढेर सारे कंटेनर्स रखे गए हैं। वो उन्हीं में से एक कंटेनर में फातिमा को डालकर ऊपर से ढक्कन ढक देता है और खुद गुंडों से फाइट करने के लिए चला जाता है। पर दोस्तों कुछ ही देर में उसे फातिमा की रोने की आवाज आती है। पीछे पलट कर देखने पर पता चलता है कि फातिमा तो अलियास के हाथ लग गई है और उसने फातिमा को हुक से ऊपर टांग दिया है। अब फातिमा को बचाने के लिए पेंडियन को सामने आना ही पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ इंदु को डराने के लिए फातिमा को अगवा किया था। उसे तो फातिमा में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है, क्योंकि उन दोनों को ही कबूतर बड़े पसंद होते हैं। और जब अलियास फातिमा को टॉर्चर कर रहा होता है ना, तो भी पेंडियन को फातिमा में अपनी बेटी की बेबसी और लाचारी दिख रही होती है। जल्द ही इंदु भी यहाँ पे आ जाती है और ये सब देखकर अपनी फातिमा को बचाने की कोशिश करती है, मगर अलियास उसे भी पहचान जाता है और उसे भी मारने पीटने लगता है, क्योंकि इंदु ने उसके 2 लड़कों को मार डाला था। और जब पेंडियन इंदु को बचाने के लिए आता है तो अलियास पेंडियन को एक शार्प ऑब्जेक्ट से स्टेप कर देता है। पेंडियन बेचारा हो जाता है अधमरा। और दोस्तों अभी अलियास फातिमा की चेन को अचानक से ढील देता है ताकि फातिमा उतनी ऊंचाई से जमीन पे गिरकर मर जाए, मगर ठीक टाइम पे पेंडियन नीचे आ जाता है, जिससे फातिमा जमीन पे गिरने के बजाय पेंडियन के ऊपर लैंड हो जाती है। इससे फातिमा को तो ज्यादा चोट नहीं आती, मगर पेंडियन के मुंह से खून आ जाता है। तभी दोस्तों इंदु अपने बैग से गन निकालकर अलियास को शूट कर देती है, वो भी बिल्कुल राम की तरह।
पहले अलियास के कंधे पे गोली मारती है, फिर सीधा सर के बीचों बीच। अलियास की कहानी वहीं पे खत्म और इंदु अपनी फातिमा को लेकर वहां से जाने लगती है। पर तब पेंडियन कहता है कि जाने से पहले मुझे मेरी गन देती जाओ, इससे तुम्हारे पे कोई आंच नहीं आएगी। उन 2 लड़कों के साथ साथ अलियास को मारने का इल्जाम भी मेरे सर पर लगेगा, इसलिए गन मुझे दे दो। वैसे भी तब तक मैं मर ही जाऊंगा और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इंदु दोस्तों वो गन उसके हाथ में थमाकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो चुपचाप फातिमा को लेकर निकल जाती है। इसके बाद हम पेंडियन को उसकी आखिरी सांसें गिनते हुए देखते हैं। तभी वहां पे करण बॉस का एक आदमी पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही कॉल करके करण को इन्फॉर्म कर देता है और करण तुरंत ही सारे अरेंजमेंट्स जेल में बैठे बैठे कर देता है पेंडियन को बचाने के लिए। वो तुरंत ही लोकेशन पे एम्बुलेंस भिजवा देता है, जो कि पेंडियन को तुरंत ही बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। उसका इलाज होता है। आशा है दोस्तों पेंडियन बच ही जाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। आगे आप बताइए आपको कैसी लगी ये अच्छी स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।